हाय गाइस, वेलकम टू दयाल अकेडमी। ये इंग्लिश फ्लुएंसी की फर्स्ट वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा, इवन तो ये वीडियो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए बनाई जा रही है, लेकिन कोई भी स्टूडेंट्स अगर अपनी इंग्लिश फ्लुएंसी इंप्रूव करना चाहते हो इन टर्म्स ऑफ रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग, गाइस आप भी वीडियो देख सकते हैं। सेकेंडली, आप में से कुछ स्टूडेंट्स ये वीडियो थर्ड सेमेस्टर में देख रहे होंगे, कुछ स्टूडेंट्स फोर्थ सेमेस्टर में देख रहे होंगे, बिकॉज इंग्लिश फ्लुएंसी 2 सब्जेक्ट जो है लैंग्वेज पेपर, कुछ स्टूडेंट्स थर्ड सेमेस्टर में पढ़ते हैं, कुछ स्टूडेंट्स फोर्थ सेमेस्टर में। और जिन स्टूडेंट्स ने एडमिशन 2022 या बाद में लिया है, गाइज अगर आपके सिलेबस में कोई भी चेंज होता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लेटेस्ट वीडियो का लिंक डाल दिया जाएगा। तो आइए गाइज शुरू करते हैं। द फर्स्ट थिंग इज, आपकी फर्स्ट यूनिट में जो टॉपिक्स गिवन हैं हम उन्हें कवर करेंगे स्लोली वन बाय वन। योर फर्स्ट यूनिट इज इन द यूनिवर्सिटी। अब इसमें से कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी होंगी। एक कॉमन डाउट है या क्वेरी है स्टूडेंट्स की जो मैं अभी क्लियर करना चाहता हूं। कुछ स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि हमारे सिलेबस में सजेस्टेड रीडिंग्स गिवन हैं लेकिन उन पर बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं, therefore we do not need to read any of those। तो गाइस मैं क्लियर करना चाहूंगा, ये सही बात है कि सजेस्टेड रीडिंग्स आपको प्रैक्टिस के लिए दी जाती हैं, लेकिन अगर आप सजेस्टेड रीडिंग्स को बिल्कुल इग्नोर करते हैं, नहीं पढ़ते हैं, तो आप मान लीजिए कि एग्जाम में आपको काफी दिक्कत होने वाली है। ठीक है, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंट से, प्लीज ये वीडियोस एंड तक जरूर देखिएगा, ये सीरीज में बनेंगी वन बाय वन। ठीक है, सो एनी हाउ शुरू करते हैं। द फर्स्ट थिंग इन योर फर्स्ट यूनिट इज आर्ग्यूमेंट। तो गाइज पहले आपको ये समझना चाहिए कि आर्ग्यूमेंट का मीनिंग आपकी फर्स्ट यूनिट में किस सेंस में दे रखा है और आपको किस सेंस में इसे याद करना है, समझना है। ठीक है, तो काफी स्टूडेंट्स ये समझते हैं आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी से बात कर रहे हैं और हीटेड एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स होता है तो जनरली हम इसको कहते हैं कि आर्ग्यूमेंट हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये जो वर्ड्स हैं, द चिल्ड्रन हैड एन आर्ग्यूमेंट अबाउट व्हाट गेम टू प्ले। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे खेलना चाहते थे, आपस में बात करने लगते हैं, डिस्कस करते हैं, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली वो एक आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, या खेल के दौरान भी हो सकता है ना, आर्ग्यूमेंट हो सकता है। सिमिलरली एक और एग्जांपल है, अ डिसीजन वाज फाइनली मेड आफ्टर सम हीटेड आर्ग्यूमेंट। आप ये कह सकते हैं कि कोई फॉर्मल एनवायरनमेंट है, जैसे कोई बिजनेस मीटिंग है या ऑफिस है, ठीक है, जहां पर आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं, वहां पे डिसीजन लेना है, लेकिन डिसीजन जो है वो कब लिया जाता है, आफ्टर सम हीटेड आर्ग्यूमेंट। लेकिन इस यूनिट में गाइस आर्ग्यूमेंट का मतलब है इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक राइटिंग, अ रीजन और रीजंस why you support or oppose an idea। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, जब आप अपना तर्क रखते हैं किसी भी टॉपिक के बारे में, आप अपनी व्यूज प्रेजेंट करते हैं, तो आप सपोर्ट कर रहे हैं या अपोज कर रहे हैं आइडिया को, उसके लिए जो आप रीजन स्टेट करते हैं ना गाइज, उसे यहाँ पे बोला गया है आर्ग्यूमेंट। तो अब इतना आपको समझ में आ गया होगा कि आर्ग्यूमेंट डज नॉट ओनली मीन अ हीटेड एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स। एकेडमिक राइटिंग की टर्म्स में जो रीजंस आप देते हैं, अब देखिए ये रिटन फॉर्म में भी हो सकते हैं, वर्बल फॉर्म में भी हो सकते हैं, लेकिन सिंस एकेडमिक राइटिंग जो है जनरली रिटन फॉर्म में होती है, तो आपको रिटन फॉर्म में आर्ग्यूमेंट्स देखने को ज्यादा मिलेंगे। यानी कि हम उन रीजंस की बात कर रहे हैं जो आप देते हैं व्हेन यू आर सपोर्टिंग एन आइडिया और यू आर अपोजिंग एन आइडिया, उन्हें एक्सप्लेन करते हुए। अब देखिए इसके एग्जाम्पल्स नीचे गिवन है। Now that we have heard all the arguments for and against the proposal, let's vote on this। अब इसका देखिए गाइस डिफरेंस क्या है, ये कैसे डिफरेंट है ऊपर वाले एग्जाम्पल से। ऊपर लिखा था a decision was finally made after some heated argument, लेकिन यहां पर बात हो रही है
कि प्रपोजल के लिए आर्ग्यूमेंट सुने गए, यानी कुछ लोगों ने सपोर्ट में बोला होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, उनके जो बोर्ड मेंबर्स हैं, एसोसिएशन के जो मेंबर्स हैं गाइज, वो एक प्रपोजल का डिस्कशन करते हैं। अब कुछ मेंबर्स फॉर यानी उसके फेवर में आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करते हैं। कहने का मतलब ये है कि वहां पर आर्ग्यूमेंट्स नहीं हो रहे हैं, लाइक इन टर्म्स ऑफ हीटेड एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स नहीं हो रही हैं, वो बहुत काम तरीके से अपने आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं, यानी रीजंस दे रहे हैं कि उनके हिसाब से जो प्रपोजल है वो क्यों एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, व्हाई दे शुड गो फॉर दैट। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो उसके अगेंस्ट में रीजंस देंगे, तो इन रीजंस को यहाँ पे बोला गया है आर्ग्यूमेंट। सिमिलरली गाइज, द सेकेंड एग्जाम्पल इज her husband was not convinced by her argument that they needed a bigger house। अगर इसको आप कन्वेंशनल तरीके से समझते हैं तो आर्ग्यूमेंट का मतलब ये हो सकता है कि एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में हीटेड एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स चल रहा है। वाइफ कहती है कि हमें एक बड़ा घर चाहिए, लेकिन मान लीजिए वो एकदम शांत तरीके से बात कर रही हैं एंड द वाइफ इज गिविंग लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस, ठीक है, रीजंस देती हैं कि ऐसा क्यों है कि उन्हें एक बड़ा घर चाहिए, तो वहां पर हम आर्ग्यूमेंट के दूसरे मतलब की बात कर रहे हैं। तो गाइज आपके लिए क्वेश्चन है, नीचे देखिए, हाउ इज डेमोक्रेसी बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। ये क्वेश्चन है कि डेमोक्रेसी जो है अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से कैसे अच्छी है। एक्सप्लेन गिविंग एट लीस्ट 5 आर्ग्यूमेंट्स इन द फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। आप अपने आंसर को दीजिए, उसमें आप रीजंस इंक्लूड कीजिए 5 आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। तो गाइज ये प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मान लीजिए आपके क्वेश्चन पेपर में ये वर्ड आता है एक्सप्लेन दिस गिविंग एप्रोप्रिएट आर्ग्यूमेंट्स, तो अब आपको समझ में आ गया है कि यहाँ पे आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या है। आगे चलते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ये अभी सोच रहे होंगे कि एकेडमिक राइटिंग होती क्या है, बिकॉज ये जो सब्जेक्ट है ये अंडर ग्रेजुएट लेवल पर सेकेंड ईयर में पढ़ाया जाता है। दिस इज इंग्लिश फ्लुएंसी पार्ट 2। पार्ट 1 आप ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। तो ऐसा माना जाता है कि अंडर ग्रेजुएट लेवल पर एकेडमिक राइटिंग का एक्सपोजर हो जाता है, लेकिन जो स्टूडेंट्स ओपन से कर रहे हैं, स्पेशली द वंस हु आर एनरोल्ड इन स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, ऐसा हो सकता है गाइस कि आपको अभी एकेडमिक राइटिंग का एक्सपोजर ना हुआ हो। तो पहली चीज मैं ये बताना चाहूंगा कि एकेडमिक राइटिंग में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। एग्जाम्पल है एसेज, टर्म पेपर्स, डिसर्टेशंस, थीसिस। आपने अपने कॉलीग से सुना होगा, टीचर से सुना होगा इन चीजों के बारे में, है ना। तो ये चीजें इंक्लूड होती हैं एकेडमिक राइटिंग में। अभी इस वीडियो के बनाने के टाइम पर जो भी इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग दी कोर्स स्ट्रक्चर की जो ग्रेजुएशन है वो कितने साल की है, उसके बेसिस पर एक एग्जाम्पल मैं लेना चाहूंगा। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है वहां पर एक प्रेजेंटेशन एक्सप्लेन की गई थी, उसमें से मैंने एक पॉइंट यहाँ पे इंक्लूड किया है। देखिए गाइज, उसमें लिखा था कि अगर जो फ्रेश एडमिशन वाले बच्चे हैं, अगर वो सिंगल कोर डिसिप्लिन प्रोग्राम करते हैं, ठीक है, मान लीजिए बीए प्रोग्राम कर रहे हैं या किसी भी फील्ड में वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अगर उसमें सिंगल कोर है तो ग्रेजुएशन 3 साल की है। अब गाइज ये डिस्क्लेमर है कि इस वीडियो में हम ये बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं कि ग्रेजुएशन कितने साल की है। हमारा यहाँ पर मकसद समझने का ये है कि ये जो एकेडमिक राइटिंग में चीज़ें आती हैं जैसे एसेज, टर्म पेपर्स, डिसर्टेशन, थीसिस, इनका हम रोल समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उसमें ऐसा बताया गया कि अगर आपका सिंगल कोर डिसिप्लिन प्रोग्राम है तो ग्रेजुएशन 3 साल की है, लेकिन अगर स्टूडेंट 4th ईयर में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल 4th ईयर में 2 सेमेस्टर्स होंगे, सेमेस्टर 7th and 8th, तो उस केस में 4th ईयर में आपको क्या करना होगा, यू विल हैव टू राइट अ डिसर्टेशन। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको ना केवल एक ऑनर्स डिग्री मिलेगी, बट यू विल गेट एन ऑनर्स डिग्री विद रिसर्च। सिमिलरली 4th ईयर में अगर डिसर्टेशन करने के बजाय
अगर आप एक एकेडमिक प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है, डिसर्टेशन लिखने के बजाय इफ यू डू एन एकेडमिक प्रोजेक्ट देन यू गेट एन ऑनर्स डिग्री विद एकेडमिक रिसर्च। तो यहां पर चीजें वो काउंट होती हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं कि एकेडमिक राइटिंग क्या होती है, इनमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। तो ये गाइस जस्ट एग्जांपल के लिए था, आप ये प्लीज इस कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि ग्रेजुएशन आपके लिए कितने साल की है, ये आपको पता है। फिर हम बात करने वाले हैं एन आर्गुमेंटेटिव एसे। क्या होता है एक आर्गुमेंटेटिव एसे? अब वर्ड्स पर जाइए, वर्ड का लिटरल मीनिंग देखिए। आर्गुमेंटेटिव एसे एक ऐसा एसे होता है गाइस जिसमें आर्गुमेंट्स प्रेजेंट किए जाते हैं अबाउट जनरली बोथ साइड्स के किए जाते हैं। तो गाइस मान लेते हैं एक इश्यू है जिस पर एक ऐसे लिखा गया है, इसमें बोथ साइड्स के जो आर्गुमेंट्स हैं वो लिखे गए हैं, ठीक है। अब ये हो सकता है कि दोनों साइड्स के जो आर्गुमेंट्स हैं वो इक्वली बैलेंस्ड हैं, ठीक है, या ये भी हो सकता है कि दोनों साइड्स के बारे में बताया गया है लेकिन एक साइड को ज्यादा एम्फसाइज किया गया है। तो जैसे मैंने पहले क्वेश्चन दिया है आप लोगों के लिए, आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू गाइज कैन राइट दिस आंसर, हाउ इज डेमोक्रेसी बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट? अब मुझे लगता है इसमें सारे स्टूडेंट्स इन सपोर्ट ही लिखने वाले हैं क्योंकि क्वेश्चन में ही लिखा है, इसमें अगेंस्ट लिखने का स्कोप नहीं है। लेकिन अगर एक ओपन एंडेड क्वेश्चन होता, ठीक है, तो उस केस में अगर आपको एक आर्गुमेंटेटिव एसे लिखने को आता है एग्जाम में, यू विल हैव टू राइट बोथ द साइड्स, लिख सकते हैं, और चाहे तो एक साइड को ज्यादा एम्फसाइज कर सकते हैं। उन स्टूडेंट्स के लिए एक छोटा सा मैसेज है, अगर आपको समझ में कम आ रहा है गाइस तो रिक्वेस्ट है आप वीडियो को बिट्स एंड पार्ट्स में देखिए, रिवाइंड करके देखिए। अगर फिर भी आप चाहते हैं कि और सिंपल भाषा में समझाया जाए, या तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट्स पूछिए या हम वीडियो को दोबारा बनाएंगे, एक और सिंपल भाषा में कोशिश करेंगे बनाने की। अब इस बात को समझिए कि आर्गुमेंटेटिव एसे को लिखने के लिए जनरली आपको रिसर्च करनी पड़ती है, आपको जिस टॉपिक पर एसे लिख रहे हैं उसे इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है और आपको एविडेंस कलेक्ट और इवैल्यूएट करना पड़ता है, तभी आप आर्गुमेंटेटिव एसे लिख पाते हैं। और जो सोर्सेज आपने रेफर किए हैं गाइस उन्हें प्रॉपरली एक्नॉलेज किया जाता है यूजिंग प्रॉपर साइटेशंस। अब इससे मुझे एक बात याद आती है, आपके क्वेश्चन पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब जनरली ये 1 या 2 मार्क्स के ही होंगे अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, लेकिन ये बहुत एक बेसिक चीज है जो हमको पता होना चाहिए। हम ये जगह जगह देखते भी हैं अपने सिलेबस में, जहां भी एसेंशियल रीडिंग्स मेंशन है या सजेस्टेड रीडिंग मेंशन है, ठीक है, या एडिशनल रीडिंग्स मेंशन है, वो ज्यादातर आपको इसी फॉर्मेट में नजर आती है। तो गाइज मान लीजिए हमने रिसर्च के लिए कुछ सोर्सेज हमने रेफर किए हैं, ठीक है, उनको जब हम साइट करेंगे अपनी रिसर्च में तो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में हम उन्हें लिखेंगे, और ये फॉर्मेट जो आपकी बुक में गिवन है दैट इज MLA फॉर्मेट। अब MLA के फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। इस कॉन्टेक्स्ट में MLA स्टैंड्स फॉर मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। अब इसमें जो बेसिक चीज है समझने के लिए वो ये है, सबसे पहले जो ऑथर का नाम है गाइस उसका देखिए फॉर्मेट, लास्ट नेम पहले लिखा जाएगा, देन यू विल पुट अ कॉमा एंड देन द फर्स्ट नेम। फॉर एग्जांपल बेनेडिक्ट एंडरसन एक ऑथर का नाम है। अगर उनकी लिखी कोई किताब में से हम कोई चीज रेफर करते हैं रिसर्च के लिए तो ऑथर का नाम हम लिखेंगे एंडरसन कॉमा बेनेडिक्ट, उसके बाद एक फुल स्टॉप आएगा, उसके बाद आएगा बुक का टाइटल जिस बुक को आपने रेफर किया है। अब इस केस में एग्जांपल में जिस बुक को रेफर किया गया है उसका नाम है इमेजिन्ड कम्युनिटीज रिफ्लेक्शंस ऑन द ओरिजिन्स एंड स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म, ये इंटायर बुक का टाइटल है। अब इसे इटैलिक्स में लिखा जाता है, लेकिन सिंस एग्जाम में आप इटैलिसाइज नहीं कर पाएंगे गाइस तो आप इंस्टेड अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है सिटी ऑफ पब्लिकेशन कि ये बुक कहां पर पब्लिश हुई थी। लंदन इज द सिटी वेयर दिस बुक वाज पब्लिश्ड।
तो आप ऊपर डिटेल देखिए, लास्ट नेम कॉमा फर्स्ट नेम, ये हो गया राइटर का नाम, फुल स्टॉप। उसके बाद बुक का टाइटल इटैलिक्स में लिखा जाता है, लेकिन एग्जाम में अंडरलाइन कर सकते हैं, फुल स्टॉप। उसके बाद पब्लिशर्स डिटेल्स, फॉर एग्जांपल सिटी ऑफ पब्लिकेशन, कॉमा पब्लिशर का नाम क्या है, इस केस में वर्सो पब्लिशर का नाम है, और कॉमा डाल के पब्लिकेशन डेट। लेकिन गाइज ऐसा भी हो सकता है कि आपने इंटायर बुक को रेफर करने की बजाय उस बुक में से एक पर्टिकुलर चैप्टर या यूनिट आपने रेफर की है। तो अगर ऐसा है तो आप उस पर्टिकुलर चैप्टर को कैसे इंक्लूड करेंगे साइटेशन में, ये समझिए। देखिए, मान लेते हैं सेम बुक की बात हो रही है, ऑथर का नाम है बेनेडिक्ट एंडरसन, तो साइटेशन लिखते वक्त आप उनका लास्ट नेम पहले लिखेंगे, एंडरसन कॉमा बेनेडिक्ट, फुल स्टॉप। अब जो बुक का नाम है इमेजिन्ड कम्युनिटीज रिफ्लेक्शंस ऑन द ओरिजिन्स एंड स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म, इसमें से कोई एक पर्टिकुलर ऐसे आर्टिकल या चैप्टर को रेफर किया है जिसका नाम है द ओरिजिन्स ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस। अब आप देखिए, इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में इंक्लूड किया गया है, ठीक है। उसके बाद कॉमा डाल के जो बुक का पूरा नाम है वो यहाँ पे मेंशन है, और जो लास्ट का पार्ट है लाइक फुल स्टॉप के बाद प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, पब्लिशर का नाम, और उसके बाद ईयर ऑफ पब्लिकेशन, ये सेम रहता है, ठीक है। और एग्जांपल देखिए गाइस, ये लैंग्वेज पेपर की हम बात करें, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर है, आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, इंग्लिश फ्लुएंसी पढ़ रहे हैं। तो ये मैंने काफी एग्जांपल्स सेकेंड ईयर के इंग्लिश लैंग्वेज पेपर्स में से लिए हैं ताकि आप लोग फेमिलियर हो जाएं, ठीक है। अब देखिए, कमला दास ऑथर का नाम है, जिन्होंने बुक लिखी है माय स्टोरी, लेकिन साइटेशन का फॉर्मेट कहता है कि लास्ट नेम लिखा जाएगा पहले, उसके बाद कॉमा डाल के लिखेंगे फर्स्ट नेम, देयरफॉर दास कॉमा कमला, फुल स्टॉप। उसके बाद माय स्टोरी बुक का नाम है जो इन ऑथर ने लिखी है, उस बुक में से एक पर्टिकुलर चैप्टर रेफर किया गया जिसका नाम है द पार्क स्ट्रीट होम, इसीलिए उसे इन्वर्टेड कॉमर्स में इंक्लूड किया गया है। कॉमा डाल के बुक का नाम है माय स्टोरी। उसके बाद जैसे मैंने बताया, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन इज कोट्टयम, डीसी बुक्स पब्लिशर का नाम है, और लास्ट में कॉमा डाल के डेट ऑफ पब्लिकेशन, यहाँ पे ईयर मेंशन है। तो ये गाइस आप एग्जांपल देखते जाइए। ये प्रेजेंटेशन देखने के बाद द फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज, आप अपनी सिलेबस बुकलेट देखिए, पीडीएफ फॉर्म में देख लीजिए, ठीक है। उसमें जितनी भी आपकी सजेस्टेड या एडिशनल या एसेंशियल रीडिंग्स हैं, आप मैच कीजिएगा उनमें से कितने रीडिंग जो है वो इस फॉर्मेट में लिखी गई हैं। अगर लैंग्वेज पेपर की बात करें तो जनरली जो इंग्लिश लैंग्वेज की सजेस्टेड रीडिंग्स हैं वो इसी फॉर्मेट में इंक्लूड की गई होंगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, मयंक सिंह, ये ऑथर का नाम है, तो हम लिखेंगे कैसे, सिंह कॉमा मयंक। अब इनको मयंक ऑस्टिन सूफी, इन्होंने नाम चेंज किया था, ठीक है, इसलिए उनका नाम ऐसे भी लिखा गया है, डॉट करके सेलेक्टेड एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम आई हैड कम टू फार। अब इसमें देखिए गाइस, ये एक्चुअली में एक चैप्टर है, इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है, ठीक है, सेकेंड ईयर के बच्चों को। तो आई हैड कम टू फार ये एक चैप्टर है जिसको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। उसमें उसका कुछ अंश है, यानी उसका कुछ पार्ट है, उसके सिलेक्टेड एक्सट्रैक्ट्स हैं जो पढ़ाए जाएंगे। तो ये हो गया चैप्टर का नाम, आई हैड कम टू फार, इसीलिए इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा गया है। लेकिन जो बुक का नाम है वो देखिए, नोबडी कैन लव यू मोर, ये बुक का नाम है, किसने लिखी है, मयंक सिंह, ये ऑथर हैं। और जो टाइटल है यानी बुक का नाम है नोबडी कैन लव यू मोर, इसमें से जो पर्टिकुलर चैप्टर की हम बात कर रहे हैं वो है आई हैड कम टू फार। उसके बाद देखिए, दिल्ली प्लेस ऑफ पब्लिकेशन है, पेंगुइन बुक्स ये पब्लिशर का नाम है, और डेट या ईयर 2014, ठीक है। सिमिलरली गाइस, नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए, खिशले भट्टाचार्य, ये ऑथर का नाम है, लिखा गया है लास्ट नेम कॉमा फर्स्ट नेम, उसके बाद फर्स्ट प्रूफ
द पेंगुइन बुक ऑफ न्यू राइटिंग फ्रॉम इंडिया, ये बुक का नाम है जो ऑथर ने लिखी है किशलय भट्टाचार्य। अब इस बुक में से एक चैप्टर है जो पढ़ने को बोला गया है, या अगर इसको हमने रेफर किया है, ऐसा भी तो हो सकता है ना गाइस कि हम एक रिसर्च कर रहे हैं और रिसर्च करने के बाद हम कोई डिसर्टेशन या थीसिस लिखते हैं, तो अगर आपने इस बुक को रेफर किया है, उसमें से ये पर्टिकुलर चैप्टर आपने रेफर किया है, तो आप ये चैप्टर का नाम लिखेंगे बैक टू वेयर आई नेवर बिलोंग्ड, ठीक है। और ये फर्स्ट प्रूफ, ये बुक का नाम है द पेंगुइन बुक ऑफ न्यू राइटिंग फ्रॉम इंडिया। उसके बाद दिल्ली इज अ प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, पेंगुइन बुक्स इंडिया पब्लिशर का नाम है, और ईयर इज 2005। सिमिलरली आई थिंक ये आपके सिलेबस में है जो स्टूडेंट्स इंग्लिश फ्लुएंसी पढ़ रहे हैं। हयन छरारा ये ऑथर का नाम है, ठीक है। छरारा और हयन लिखा जाएगा जैसे मैंने अभी फॉर्मेट आपको बताया है। यूसेज एक पर्टिकुलर पार्ट है, चैप्टर कह लीजिए या पोएम कह लीजिए, ठीक है। बुक का नाम है समथिंग सिनिस्टा। उसके बाद पब्लिशर की डिटेल है, जैसे प्लेस इज पिट्सबर्ग, कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी प्रेस, ये पब्लिशर का नाम है, ठीक है। और ईयर इज 2016। तो गाइज अभी तक हमने क्या बात की है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि आर्ग्यूमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता जब दो लोग या दो से ज्यादा लोग आपस में गुस्से से आर्ग्यू कर रहे हैं, जिसको नॉर्मली आप बोलते हैं अ हीटेड एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स। एकेडमिक राइटिंग में आर्ग्यूमेंट का मतलब है जब आप किसी तर्क या अपने ओपिनियन को प्रेजेंट करने के लिए जब कोई रीजन देते हैं या रीजंस देते हैं, वो फॉर भी हो सकता है, अगेंस्ट भी हो सकता है, यानी फेवर में भी हो सकता है, अगेंस्ट भी हो सकता है, उसको एकेडमिक राइटिंग में आर्ग्यूमेंट्स बोला जाता है। उसके एग्जांपल्स मैंने आपको बताए हैं। दे कैन बी एसेज, दे कैन बी टर्म पेपर्स, दे कैन बी डिसर्टेशंस एंड दे कैन आल्सो बी थीसिस, ठीक है। उसके बाद अगर आप रिसर्च करते हैं देन ऑब्वियसली यू विल बी रेफरिंग टू सम सोर्सेज। तो जिन बुक्स को, जिन सोर्सेज को आपने रेफर किया है अपने रिसर्च के लिए, उन्हें आप कैसे साइट करेंगे, इसका हमने फॉर्मेट पढ़ा है, जिसका पहला फॉर्मेट है MLA फॉर्मेट, मीनिंग मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन फॉर्मेट। उसके हमने एग्जांपल्स पढ़े हैं गाइस, ठीक है। हमने कम से कम 5 एग्जांपल्स पढ़े हैं। And please don't worry about the PDF. I will make sure that I share this presentation or PDF in the description below. आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे कि एक आर्गुमेंट जो एकेडमिक राइटिंग में लिखा जाता है वो कैसे डिफरेंट होता है उस आर्गुमेंट से जो एक डिबेट में प्रेजेंट किया जाता है। तो गाइस पहला रेफरेंस मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि एकेडमिक राइटिंग में जो आप आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट करेंगे, जो रीजंस आप देंगे, वो रिटन फॉर्म में होंगे, लेकिन डिबेट में वो जो रीजंस आप देते हैं फॉर या अगेंस्ट, वो वर्बल फॉर्म में होते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर आता है। क्यों? पहली चीज तो ये है कि इसमें डिबेट में पैरालिंग्विस्टिक फीचर्स काम में आते हैं। अब देखिए, मैंने कोई रीजन देना है, अगर उसको मैं सिर्फ लिख दूं, उसकी अलग वेटेज होती है, उसका अलग इफेक्ट होता है। लेकिन अगर उसी को मैं बोलूं तो मेरी वॉल्यूम, टोन, पिच, ये सब चीजें वेरी कर सकती हैं, ठीक है। तो ये चीजें एक ऐड ऑन होती हैं जब मैं कोई रीजन प्रेजेंट करता हूं। तो अकॉर्डिंगली पैरालिंग्विस्टिक फीचर्स जो हैं इनको यूज करते हुए एक डिबेट में आर्गुमेंट जब हम प्रेजेंट करते हैं उसका एक अलग ही असर होता है, अलग ही इफेक्ट होता है। सिमिलरली जिन इमोशंस के साथ मैं अपने आर्गुमेंट प्रेजेंट कर रहा हूं, या जो मेरा वे ऑफ अपीलिंग है, या माय मैनर ऑफ प्रेजेंटिंग द आर्गुमेंट, दे आल्सो कंट्रीब्यूट्स। देयरफॉर आपको ऐसा लग सकता है कि अगर आप किसी एकेडमिक राइटिंग में कोई आर्ग्यूमेंट्स पढ़ते हैं किसी के लिखे हुए, या अगर उसी टॉपिक पर एक डिबेट होती है, तो जो वर्बल फॉर्म में आर्ग्यूमेंट्स दिए जाएंगे आपको कहीं ना कहीं वो ज्यादा असरदार लग सकते हैं। ये एक स्लाइट डिफरेंस है एकेडमिक राइटिंग और डिबेट में। उसके बाद गाइस आपकी फर्स्ट यूनिट में 2 सजेस्टेड रीडिंग्स मेंशन हैं। उनमें से एक पोएम है। टू मेक श्योर कि वीडियोस लेंथी ना हो और आपका भी इंटरेस्ट बना रहे,
ये जो टॉपिक है पोएम सिस्टर्स जो सलीम पीराडीना ने लिखी है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपकी सजेस्टेड रीडिंग्स में सिस्टर्स जो पोएम है, इसके अलावा जो आपके डाउट्स एंड क्वेरीज हैं और क्वेश्चन पेपर का जो फॉर्मेट है, ये चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज, इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग एनी टॉपिक दैट वी डिस्कस इन दिस वीडियो, please feel free to ask in the comment section, and thank you for watching.